हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आपका टॉपिक है GIFT, अर्थात G फॉर गैमिट, I फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन, T फॉर ट्रांसफ़र। इससे पहले आपने देखा था IVF, ET या इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे। तो वो सब तकनीक थी जो कि ART के द्वारा बताया गया था, अपनाई गई थी टेक्निक। उसी तरह GIFT भी जो है वह एक प्रकार की टेक्निक है जो कि ART के ही अंतर्गत आती है। तो GIFT क्या? GIFT का मतलब वही गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र हो गया, अर्थात IVF ET में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता था और GIFT में गैमिट का ट्रांसफ़र होता है, अर्थात गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। फैलोपियन ट्यूब में गैमिट का ट्रांसफ़र होता है। तो यह किसके द्वारा विकसित की गई? तो यह S. हेटल एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 1984 में विकसित की गई। अर्थात GIFT जो है यह S. हेटल के द्वारा 1984 में विकसित की गई और इस विधि में मरम्मत की गई हुई अनिषेचित अंड कोशिकाओं में से 2 से 5 लाख चल शुक्राणु फैलोपियन नली में से लैप्रोस्कोप द्वारा गुजरती है। अर्थात इस गैमिट जो है, इस गैमिट के जरिए इस विधि में जो मरम्मत की हुई अनिषेचित अंड कोशिका हैं उसमें से 2 से 5 लाख चल शुक्राणु अर्थात जो एक्टिव स्पर्म्स हैं उनको फैलोपियन नली में से लैप्रोस्कोप के द्वारा गुजारा जाता है। तो एक सेल्स हो गए और यह चल शुक्राणु हो गए, उस दोनों को फैलोपियन ट्यूब में लाया जाता है और यह जो प्रयोग होता है यह निषेचन की क्रिया प्रयोगशाला के अंदर होती है। तो फैलोपियन नली में से इस दोनों को गुजार कर इस चीज़ को प्राप्त किया जाता है और यह निषेचन की क्रिया प्रयोगशाला के अंदर होगी। तो यह गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र हो गया। अर्थात जो अनफर्टिलाइज एग हैं उसको इस फैलोपियन नली में से क्रॉस कराया जाता है, गुजारा जाता है। तो प्रयोगशाला के अंदर ये सारा प्रोसेस किया जाता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक इसी का है, एक और टेक्निक है GIFT। ये था ZIFT हो गया। तो GIFT में आपने देखा गैमिट का ट्रांसफ़र होता था, ZIFT में जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, अर्थात गैमिट से जायगोट जब फर्टिलाइज होकर बन जाता है तो इस जायगोट का ट्रांसफ़र फैलोपियन में किया जाता है। तो इसको देख लेते हैं कि यह जो तकनीक है ये किसके द्वारा दिया गया। ये भी तकनीक डेवराय एटल 1986 द्वारा विकसित की गई थी। तो डेवराय एटल और वो S. हेटल, इस दोनों के द्वारा यह विकसित किया गया। वह 84 में विकसित हुआ और यह 1986 द्वारा विकसित की गई थी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, शाला के अंदर निषेचित किया हुआ 1 दिन पुराना युग्मनज फैलोपियन नली में से प्रति उदर लैप्रोस्कोप द्वारा गुजरता है। अर्थात जो प्रयोगशाला के अंदर फर्टिलाइज किया हुआ 1 दिन पुराना युग्मनज है उसे फैलोपियन नली में से प्रति उदर लैप्रोस्कोप द्वारा गुजारा जाता है। तो जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र में जायगोट को गुजारा जाता है जो 1 दिन पुराना फर्टिलाइज होकर बना है और जनन अक्षमता का उपचार करने के लिए विशिष्ट प्रोफेशनल महंगे यंत्रों व रसायनों की आवश्यकता होती है। तो ये जनन अक्षमता जो होती है, पढ़े होंगे इनफर्टिलिटी, उसके उपचार के लिए भी विशिष्ट प्रोफेशनल महंगे यंत्रों व रसायनों की आवश्यकता होती है, जो कि इन सारे प्रोसेस के जरिए भी उस चीज़ों को पूरा किया जाता है जो केवल कुछ केंद्रों में पाए जाते हैं। अर्थात ये सभी जगह उपलब्ध नहीं हो सकते, इस प्रकार की क्रिया सभी जगह संभव नहीं हो पाती। तो ये सुविधाएं
चुने हुए लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। अर्थात जो ज़्यादा कह सकते हैं कि जो ज़्यादा स्पेशल लोग होते हैं, अर्थात जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, वो इन सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं और ये सभी जगह तो उपलब्ध होते नहीं हैं। अर्थात बहुत ही गिने चुने प्लेसों में यह संभव हो पाता है। तो भारतीय कानून के अनुसार कानूनी तौर पर गोद लिया जाता है, अर्थात बच्चे जिसे नहीं होते हैं तो कानूनी तौर पर वह गोद लेते हैं, या यह उन जोड़ों के लिए एक अच्छी विधि होती है, चाहे ZIFT हो या GIFT हो या IVF-ET हो, कोई भी हो। ये सारे टेक्निक जो है वैसे जोड़ों के लिए होता है जो अपने पितृत्व का आनंद महसूस करना चाहते हैं। उन सबों में इन सारी चीज़ों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो स्पेशली इसमें बहुत ही सारे पैसों की खपत होती है, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है जो सबों के लिए संभव नहीं है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का मतलब ही एमनियोसिंथेसिस होता है, अर्थात वैसी विधि जिसके द्वारा किसी भी स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण का आनुवांशिक स्थिति या उसमें होने वाली विकृति की संभावनाओं को ज्ञात किया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार की तकनीकी है जो किसी भी फीमेल्स के गर्भ में जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसका जेनेटिक कंडीशन किस प्रकार का है और उसमें जो होने वाली विकृति हैं, डिसऑर्डर हैं, बीमारियां हैं, उसकी संभावनाओं को इसी प्रोसेस के जरिए ज्ञात किया जाता है। तो एमनियोसिंथेसिस एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जो आपको बताया गया था कि बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ में एक एमनियोटिक सैक में रहता है और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड्स भरा होता है। उसी फ्लूइड्स को निकाल करके उसकी जांच की जाती है, उससे उसके डिसऑर्डर्स का पता चलता है। तो वही तकनीक एमनियोसिंथेसिस कहलाता है। तो स्पेशली आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि एमनियोसिंथेसिस वैसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के जरिए किसी भी फीमेल्स में जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसकी आनुवांशिक स्थिति जानने के लिए या उसमें किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, उसको जानने के लिए अपनाया जाता है। अर्थात यह रोगों का जन्म पूर्व पता लगाने की भी विधि है। अर्थात बच्चा जन्म नहीं लिया है, वह अपने माँ के गर्भ में ही है और उस समय ही हम उसके रोगों का पता कर लेते हैं, तो भी यह एमनियोसिंथेसिस के जरिए यह संभव हो पाता है। लेकिन आजकल इस तकनीक का प्रयोग भ्रूण के लिंग का पता करके उसके गर्भपात कराने तक सीमित रह गया। अर्थात इस चीज़ का स्पेशली यूज़ आनुवांशिक डिसऑर्डर को पता करने के लिए किया जाता था, उसे सुधारने के लिए किया जाता था। लेकिन अभी वर्तमान में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स इस तकनीक का इस्तेमाल भ्रूण के लिंग की जांच करने में और जांच कर उसे गर्भपात कराने तक सीमित कर चुके हैं। इसलिए सरकार ने भी इसके लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कदम था। इसके लिए सरकार ने उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें माता के गर्भाशय से सुई द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड्स को नमूने के लिए निकाला जाता है। अर्थात जो बच्चे डिसऑर्डर में, अगर उसके 1-2 बच्चे पहले से डिसऑर्डर में जी रहे हैं तो उसकी माँ जो है अपने बच्चों का बीमारी समय से पूर्व पता करने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाती है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड्स निकाल करके और जांच की जाती है और उससे उसके डिसऑर्डर का पता चलता है। अब दूसरी बात क्या होती है कि एमनियोसिंथेसिस की खोज होने के पश्चात हमारा जो सपना था कि डीएनए के स्ट्रक्चर में हेरफेर करना, वह संभव हो पाया। अर्थात डीएनए की संरचना में दखल देने के हमारे सपने को केवल एमनियोसिंथेसिस के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अर्थात इस विधि के द्वारा जेनेटिक डिसऑर्डर अर्थात डीएनए की संरचना में हेरफेर
करना संभव हो चुका है। और अगर यह गर्भपात की तरफ पहला कदम है, अर्थात एमनियोसिंथेसिस के जरिए एबॉर्शन जो है ये फर्स्ट स्टेप अगर होता है, तो दूसरी तरफ हम लोग जीन उपचार का भी प्रोसेस जो कर रहे हैं वो भी इसके लिए फर्स्ट स्टेप ही है। तो आशा करता हूँ कि एमनियोसिंथेसिस आप अच्छे से समझे होंगे, या जिप्ट हो या ZIFT हो, ये सारे प्रोसेस जो हैं ये ART के ही अंतर्गत आते हैं। GIFT गैमिट का ट्रांसफ़र होता है, ZIFT ज़ैगोट का ट्रांसफ़र होता है, और एमनियोसिंथेसिस तो जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस बहुत ही स्पेशल प्रोसेस होते हैं। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। और यह चैप्टर जो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है यह समाप्त हो चुका है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव को कराएंगे। धन्यवाद।